नमस्कार, जय जौहार। आप सभी को स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मेरा नाम सुमी राजप्पन है और आज वीकेंड पर पहली बार हम छत्तीसगढ़ राउंड अप आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज के खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि महादेव बुक ऐप में एक नया डेवलपमेंट किस तरह का हुआ है। आज इसी चीज का विश्लेषण हम करने आपके सामने आए हैं कि किस तरह से असीम दास के उस 9 पन्नों के लेटर ने हड़कंप मचा दिया था। मैं आपको याद दिला दूं, हमने राउंड अप किया था उस टॉपिक पर भी, उस सब्जेक्ट पर भी, और हमने आपको बताया था कि उस 9 पन्नों के उस लेटर में, असीम दास के उस लेटर में क्या क्या था, उसके कंटेंट किस प्रकार से थे। और आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही लेटर एक एविडेंस के तौर पर अब ईडी के स्पेशल कोर्ट रायपुर भी जा पहुंचा है। इनफैक्ट वो जो स्पेशल पन्ना, स्पेशल जो एक वो खत था जो असीम दास ने जेल से लिखा था, वो जेल के सुपरिटेंडेंट के तहत वो पहुंच तो गया था ईडी, लेकिन असीम दास के वकील शोएब अलवी ने भी उस 9 पन्नों के लेटर को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में कल पेश कर दिया है और कोर्ट से दरख्वास्त भी की है कि उसे एक एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड में लिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि असीम दास के उस पूरे 9 पन्नों के लेटर में उसने साफ साफ तौर पे हिंदी में वो पत्र लिखा हुआ था और हम उसके पत्र के आपको विजुअल्स भी दिखा चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी हम उसके आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरह से वो पत्र हिंदी में हाथ से लिखा गया था, जेल के अंदर से लिखा गया था। अभी असीम दास 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर है और असीम दास ने उस लेटर में ये साफ साफ लिखा था कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ईडी के अफसरों ने उसे डरा धमका के उसे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और उस स्टेटमेंट में उसने कबूल कर दिया कि उसने 508 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं उस पूरे जो 508 करोड़ रुपए जो सीएम तक पहुंचाने थे उसमें उसका हाथ है। और जो 5 करोड़ रुपए उसकी गाड़ी से मिले थे 2 तारीख को, 2 नवंबर की शाम को, जब ईडी के अफसर ट्राइटन होटल पहुंचे थे और वहां की पार्किंग लॉट से उन्होंने गाड़ी जब्त की थी जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मिला था, वो पूरा जो कैश है वो सीएम तक पहुंचाने की बात भी ईडी अफसरों को उसने बताया था। लेकिन अब इससे वो रिट्रैक्ट करते हुए असीम दास ने वो 9 पन्नों का अपना खत लिखा और वो जो खत था वो 17 नवंबर को लिखा गया था जेल के अंदर से और उस खत को कल पेश किया गया है एविडेंस के तौर पर। शोएब अलवी ने ये कहा कि एक रिकॉर्ड के तौर पर असीम दास की कहानी भी, असीम दास के तरफ की जो कहानी है वो पूरी तरीके से जानी चाहिए कोर्ट में। इसलिए शोएब अलवी ने, जो असीम दास के वकील है, उन्होंने ये पत्र ईडी के स्पेशल कोर्ट में ये सबमिट किया है। लेकिन हमने जब इसी मुद्दे पर ईडी के वकील सौरभ पांडे से बात की तो सौरभ पांडे ने कहा कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये जब कोई जेल से कोई भी कम्युनिकेशन होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, तो वो कोई भी कैदी कुछ भी अगर बाहरी दुनिया से बातचीत करना चाहता है तो वो जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू ही करेगा। और जब ये पत्र लिखा गया था तो ये पत्र जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी लिखा गया था और ईडी को भी लिखा गया था। इन सभी को लिखा गया और ये सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये ईडी के कोर्ट, जिसको ईडी के कोर्ट को भी लिखा गया था। तो ईडी के कोर्ट में सुपरिटेंडेंट के थ्रू जब ये रिकॉर्ड में ऑलरेडी आ चुका है तो ये बेफिजूल का फिर से इसे कल एविडेंस के तौर पे पेश करना समझ नहीं पड़ता। इनफैक्ट आइए सुनते हैं सौरभ पांडे ने और क्या क्या बात कही, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट है तो इसमें हर कोई अपना पक्ष रख सकता है और जो कोर्ट है उससे खारिज नहीं कर सकता। बिल्कुल सौरभ पांडे ने भी यही बात कही, आइए सुनते हैं। जैसा कि अभी एक असीम दास का एक लेटर इंटरनेट के थ्रू वायरल हुआ था और अब वो न्यायालय तक पहुंच गया है और इसमें जो न्यायालय ने कहा है कि इन लेटर हमारे तक पहले ही पहुंच गई है। इसमें और कल क्या बातें हुई, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए जो ईडी के वकील हैं सौरभ जी, उनसे जानते हैं कि कल कौन सी मुद्दे पे बात हुई और जो इन्होंने समन दिया था भीम जो यादव है उसके भाइयों को लेकर, पर वो प्रस्तुत नहीं हुए। कल समन दिया था आप लोगों ने उपस्थित होने के लिए, पर उसमें अब तक क्या अपडेट निकल कर आया? महादेव ऐप का जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है उसमें असीम दास, लास्ट जो अरेस्ट हुई है वो असीम दास और भीम सिंह यादव जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी हुई है। इन्वेस्टिगेशन में आगे चलते हुए हम लोगों ने जो समन है अंडर सेक्शन 50 PMLA इशू किया था। अर्जुन सिंह यादव और सहदेव सिंह यादव, ये दोनों भाई हैं भीम सिंह यादव के, और ये लोग भी पुलिस में ही नौकरी करते हैं और इनको ईडी अथॉरिटी के सामने अपीयरेंस की तारीख 24 नवंबर 2023 दी गई थी। तो ये दोनों हमारे सामने उपस्थित तो हुए नहीं, लेकिन इन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कल डिस्ट्रिक्ट जज रायपुर के कोर्ट में मूव किया है। कल की सुनवाई में जो रिमांड थी, जुडिशल रिमांड ख़त्म हो रही थी भीम सिंह यादव की और असीम दास की,
तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए हमने फर्दर उनको जुडिशल रिमांड एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट के सामने याचना की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद 1 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड जो है वो दोनों की एक्सटेंड की है। सर उस पर एक लेटर की बात आई कि उसने ईडी प्रबंधन को एक लेटर पोस्ट किया, उसके मुताबिक उसका कहना है कि इंग्लिश दस्तावेज पे उसके साइन करा लिए गए, उसको तो इंग्लिश आती तक नहीं है और सारी उसने अपनी बातें उस पत्र में लिखी है। उस पत्र को लेकर भी न्यायालय में किस तरह की बात हुई, क्योंकि उसके जो वकील हैं उसने वो पत्र का कोर्ट में रिकॉर्ड में लेने की बात की थी। देखिए, ये जो असीम दास है जो अरेस्टेड है महादेव ऐप केस में, उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपीस सीज़र किया था, जिसमें से कुछ पैसा एक गाड़ी में से सीज़र किया गया था जो कि वो चला के लाया था एयरपोर्ट से, और कुछ पैसे जो थे वो पैसे थे जो उसके घर से बरामद किए गए थे। जो टोटल करके जो हमने अमाउंट था वो था 5 करोड़ 39 लाख का। अब वो स्टेटमेंट उसके हमारे सामने सेक्शन 50 के रिकॉर्ड हुए। हमने उसके यहाँ पे रिमांड लिया था, कस्टोडियल रिमांड ली थी, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। अभी वो जुडिशल रिमांड पर रायपुर जेल में निरुद्ध है और उसने एक लेटर जो है स्पेशल कोर्ट को लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग के स्पेशल कोर्ट को लिखा, उसको कॉपी टू कई और लोगों को है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और अन्य ऐसे लोग हैं जिनको उसने एड्रेस करके रखा है। और वो लेटर जो है वो ऑलरेडी स्पेशल कोर्ट में आ चुका था, लेकिन कल उनके माध्यम से, उनके एडवोकेट के माध्यम से एक एप्लीकेशन पेश किया गया कि इसको रिकॉर्ड में लिया जाए। हालांकि कोर्ट का ये व्यू था कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि वो जेल अधीक्षक के थ्रू आया तो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी। तो चूँकि ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में तो दोनों पार्टी अगर कोई दस्तावेज देना चाहते हैं तो कोर्ट उसको रखता है, लेकिन उसकी सत्यता एवं उसकी प्रामाणिकता की जांच तो तब होगी जब कोर्ट का में ट्रायल चलेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने जो बातें की है और दबाव की बातें लिखी है उसमें, तो क्या इस पे उसकी बात पे कितना असर पड़ेगा इस केस पे, कि उसने कहा कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, मुझे घंटों बैठाए रखा और मुझसे पूछताछ भी नहीं हुई, और ये लेटर उसके जेल से लिखने को लेकर इसको किस तरह से ईडी देखती है? देखिए, लेटर में क्या बातें लिखी हैं, क्या बातें नहीं लिखी हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी सत्यता की जांच तो ट्रायल के दौरान होगी, और कोर्ट के डायरेक्शन पे एंटायर इन्वेस्टिगेशन जो था वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में किया गया है। तो वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है, जब ट्रायल में उस बात को साबित करने का प्रयास करेगा तब हम उसके संदर्भ में अपनी बातें कहेंगे। और जहाँ तक रहा एलिगेशन लगाने का, तो एलिगेशन ये पहले एलिगेशन नहीं, इसके पहले भी कोल स्कैम हुआ, उसमें भी हमारे पर एलिगेशन लगा। उसमें तो ये एलिगेशन लगा कि ईडी के अधिकारियों ने मारपीट करके हमसे लिखवाया है। उसमें यह भी एलिगेशन लगा कि इनके खिलाफ 156(3) का भी आवेदन पत्र कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ। लिकर स्कैम केस में तो जो कुछ अरेस्टेड पर्सन है, अरविंद सिंह, उनकी वाइफ पिंकी सिंह, उनके ब्रदर अभिषेक सिंह, इन सब लोगों ने हाई कोर्ट तक में रिट पिटिशन क्रिमिनल मूव करी कि अधिकारी लोगों ने मारपीट किया हमारे साथ में। तो इस प्रकार के एलिगेशंस जो हैं, जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो लगते रहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में की जो धुरी है और दिशा है वो इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं रहती है। इस मामले में और कितने लोगों को समन जा चुका है, या और कितने लोग के इससे तार जुड़े हो सकते हैं? ये सब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, इसको अभी यहाँ पे रिवील नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो चल रहा है, उसमें कई लोगों को समन करके बुलाया। जैसे अभी मैंने कहा ये अर्जुन सिंह को बुलाया था और सहदेव कोई आए नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन होता है, कितने बार समन जाता है और कितने बार अगर उसको नेगलेक्ट करने के बाद फिर क्या कौन से कदम उठाता है? नहीं, समन तो रीजनेबल हम समय देते हैं लोगों को अपीयर होने का। कई बार ऐसा होता है कि समन रिसीव ही नहीं होता है, जैसे कि जो सौरभ चंद्राकर है और रवि उपल है, ये लोग तो यहाँ रहते ही नहीं, दुबई में रहते हैं। तो समन इनके यहाँ पर लोकल एड्रेस पे हमने दिया था, वो जब रिसीव नहीं हुआ हमने उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू करवाया। तो इसी प्रकार की कार्रवाई जो है आगे भी की जाती रहेगी अगर कोई हमारे समन को ऑनर नहीं करता है तो। और अगर कोई हमें ये बताता है, भाई कोई रीजनेबल ग्राउंड देता है कि भाई बीमार है, या कोई भी रीजनेबल ग्राउंड कि भाई कहीं नौकरी में है या कुछ ऐसा काम में व्यस्त है, तो वो उस समन को ऑनर नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगले तारीख को वो उपस्थित हो सकेगा, समय भी देते हैं हम उनको।
हमने देखा सौरभ पांडे ने बताया कि किस तरह से ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो डेवलपमेंट है, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिट्रैक्शन की कोशिश है। रिट्रैक्शन में आपको बता दूं, जब कोई अपना, ये एक लीगल टर्म है, जब कोई अपना स्टेटमेंट ऑलरेडी दे चुका होता है तो अपने ही स्टेटमेंट से हट जाने की कोशिश करना रिट्रैक्शन कहलाता है लीगल टर्म्स में। और ये असीम दास उसी की कोशिश कर रहा है और ऐसी कोशिशें पहले भी कई केसेस में हो चुकी है, ये कुछ नया नहीं है, ऐसा मानना है सौरभ पांडे का। और मैं आपको बता दूं साफ तौर पे इस पत्र, ये जो 9 पन्नों का पत्र था, काफी एक्सप्लोसिव था। पहले ये पूरा नैरेटिव चल रहा था, पूरा ये बातचीत चल रही थी कि किस तरह से 508 करोड़ रुपए ऑलरेडी प्रोटेक्शन मनी के तौर पे दिए जा चुके हैं और ऐसा कबूल किया था असीम दास ने। शुभम सोनी का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें यही बात कही गई थी। और जो 5 करोड़ रुपए क्रिस्टा गाड़ी से पकड़े गए थे 2 तारीख को, वो 5 करोड़ रुपए भी सीएम के पास पहुंचाने थे, ऐसा मानना था असीम दास का। और ऐसा स्टेटमेंट ईडी के पास ऑलरेडी जा चुका था। लेकिन अब इस डेवलपमेंट में अपने स्टेटमेंट को वापस लिया और उस लेटर को एविडेंस के तौर पे पेश किया गया है। अब शोएब अलवी की तरफ से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अब ये जो केस है ये आगे बढ़ेगा। इसकी जो हियरिंग है वो 1 दिसंबर को शुरू होगी, 1 दिसंबर को इसकी हियरिंग होगी। फिर एग्जैक्टली क्या होगा, किस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। महादेव बुक का जो स्कैम है एक बहुत ही बड़ी कहानी बन चुका है छत्तीसगढ़ की। और इस कहानी पे अगर आगे चल के कोई वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बनकर आ जाती है या कोई मूवी बनकर आ जाती है तो बिल्कुल अचंभा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत ड्रामों के साथ ये पूरा महादेव बुक एक बहुत बड़ी कहानी के रूप में बनकर तैयार हो गया है। कितना इसका असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ इलेक्शन पर, ये देखना बहुत खास होगा और ये तो हमें 3 तारीख को ही पता चलेगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। आप हमसे लगातार बात करते रहिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, अपना फीडबैक बताते रहिए। मुझे सुमी राजपन को आज विदा दीजिए और बने रहिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर।